हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर सीरीज ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज। आज हम अपना लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है। आज के टाइम में एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक अवेयरनेस की क्यों आवश्यकता है। ठीक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम लाइफ के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे शुरू हुई, क्या क्या डेवलपमेंट हुए, तो उससे हमें जो है बेसिकली आज का सिनेरियो समझने में हेल्प मिलेगी। तो जैसा हम लोग सभी जानते हैं कि अर्थ के ऊपर जो लाइफ शुरू हुई थी वो आज से 2.6 बिलियन ईयर्स पहले शुरू हुई। और लाइफ जो है सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में वाटर के अंदर आई। और उसके बाद जैसे जैसे धीरे धीरे लाइफ के अंदर इवोल्यूशन होता गया, डेवलपमेंट होते गए, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होते गए, वैसे वैसे बहुत सारी स्पीशीज जो है अर्थ के ऊपर आई। ठीक है। सिंस द इमर्जेंस ऑफ लाइफ न्यूमरस स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव evolved, flourished and died। तो जैसे जैसे लाइफ के अंदर चेंजेस आते चले गए, वैसे वैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर आए, काफी सालों तक रहे और धीरे धीरे वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है। अमंग मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ डिफरेंट साइज, शेप, कलर एंड मोड ऑफ लिविंग, मैन हैज बिकम द डोमिनेंट स्पीशीज इन द बायोस्फीयर। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि अलग अलग स्पीशीज आई और उन स्पीशीज का डिफरेंट साइज था, डिफरेंट शेप थी, कलर डिफरेंट था, उनका मोड ऑफ लिविंग अलग था। एक स्टेज वो भी आई थी जो हम पढ़ते हैं कि डायनासोर अर्थ के ऊपर आए थे। उसके बाद जो है डायनासोर भी एक्सटिंक्ट हो गए, फिर ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर आए। अब ह्यूमन बीइंग जो था उस वो धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने पूरा जो है अर्थ के ऊपर एक तरीके से कह सकते हैं कि रूल करना शुरू कर दिया। वो क्यों करना शुरू कर दिया रूल? क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो था, मैन जो था, वो डोमिनेंट स्पीशीज था बायोस्फीयर। और डोमिनेंट स्पीशीज क्यों था बायोस्फीयर की? क्योंकि उसके पास ब्रेन पावर थी, टूल मेकिंग कैपेसिटी थी, स्पीच और लैंग्वेज, है ना। ये कुछ डिस्टिंग्विश्ड फीचर थे जो उसको दूसरी स्पीशीज से सुपीरियर बनाते थे। मैन हैज एक्वायर्ड द कैपेसिटी टू चेंज द एनवायरनमेंट मोर देन एनी अदर ऑर्गन। अब धीरे धीरे मैन ने अपने अंदर वो सारी कैपेसिटी डेवलप कर ली जिसकी वजह से वो उसने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया। और उसने सब ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा एनवायरनमेंट को चेंज किया। ठीक है। बट ही शुड रिमेंबर दैट ही इज नॉट द मास्टर, इंस्टेड अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल एनवायरनमेंट। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने, ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज्यादा धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। सभी ऑर्गेनिज्म से, स्पीशीज से हम लोग सुपीरियर थे, है ना। लेकिन हम एक चीज भूल गए। हमने, ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को अर्थ का मास्टर समझ लिया और उसको ये लगने लगा कि मैं जैसे चाहूं अर्थ के अंदर चेंज कर सकता हूँ, है ना। लेकिन यहीं पे बेसिकली उससे गलती हुई। तो हम कह सकते हैं कि ह्यूमन बीइंग जब अर्थ के ऊपर नहीं थे तो अर्थ के ऊपर सारी चीजें जो थी वो बैलेंस थी। लेकिन जब ह्यूमन बीइंग अर्थ के ऊपर आ गया तो वहां से डिस्टरबेंस शुरू हो गई। और डिस्टरबेंस क्यों शुरू हुए वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को सबसे सुपीरियर समझा। उसने अपने आप को अर्थ का मास्टर माना। ठीक है। ह्यूमन नीड्स एंड ग्रीड, और जैसे जैसे ह्यूमन बीइंग की जरूरतें बढ़ती गई, ह्यूमन बीइंग का लालच बढ़ता गया, कपल्ड विद शॉर्ट साइटेडनेस हैव डिस्टर्ब द डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस, है ना। तो जैसे जैसे लालच बढ़ा ह्यूमन बीइंग का और जरूरतें बढ़ती गई, उसने अर्थ के रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना शुरू किया, अर्थ के एनवायरनमेंट को अपने अकॉर्डिंगली चेंज करना शुरू किया। तो उससे क्या हुआ, जो एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ था नेचर के अंदर, वो क्या हो गया, वो डिसबैलेंस हो गया। ठीक है। उसके बाद रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज किए जाने लगे, हैव गिवन बर्थ टू द ग्रेव डेंजर ऑफ पॉल्यूशन एंड अदर मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस द ह्यूमन लाइफ। तो जब ह्यूमन बीइंग ने एकदम बहुत तेजी से डेवलपमेंट किया, रैपिड इंडस्ट्री, नई नई मशीनें लगाई, शहरीकरण किया, है ना, रिसोर्सेज को, जो नेचुरल रिसोर्सेज रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको बिना सोचे समझे यूज करना शुरू किया, तो ह्यूमन बीइंग के सामने बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आने लगी। हमारे सामने आज की डेट में अगर देखें
तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज है ना, हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ओजोन हमारी डिप्लीट हो रही है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है उनका इलीगल ट्रेड हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है ना, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, फ्रेश वाटर क्राइसिस हो रहे हैं, एसिड रेन हो रहा है ना। तो इन सब से क्या हुआ, इन सब से जो हमारा इकोसिस्टम था वो खराब होने लगा। सीरियस थ्रेट टू इकोसिस्टम इन फॉरेस्ट, रूरल, अर्बन एंड मैराइन इकोसिस्टम, मतलब चारों तरह का जो हमारा इकोसिस्टम है उसके अंदर सीरियस प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई। ठीक। इफ प्रॉपर मेजर्स should not be taken, our natural resource will end one day and it will be the last day of human on earth। देखिए, अगर अभी भी हम लोग जागरूक नहीं हुए, अभी भी हम लोगों ने प्रॉपर प्रॉपर मेजर्स नहीं लिए, है ना, तो उससे क्या होगा, उससे हमारे जो भी नेचुरल रिसोर्स हैं एक दिन वो खत्म हो जाएंगे सारे के सारे। और वो दिन जो होगा वो ह्यूमन बीइंग का क्या होगा, अर्थ के ऊपर लास्ट डे होगा। ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम अब हमारे सामने आ गई है कि हमें अब अपने सर्वाइवल के बारे में सोचना है ना। तो बेसिकली ये जो पब्लिक अवेयरनेस है वो इसीलिए है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं और साथ में अपने आप को भी बचाएं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है अवेयरनेस का, समझ लेते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अवेयरनेस इज टू अवेयर इंडिविजुअल्स एंड social groups so they acquire knowledge to develop skills and abilities to participate actively in solving environmental problems। तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस का, क्या है कि हम लोगों को अवेयर करें, सोशल ग्रुप्स को अवेयर करें, खुद भी अवेयर हों, और हमारे अंदर ऐसी नॉलेज आए, ऐसे स्किल्स डेवलप हों जिनके बेस पे हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो देर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड टू क्रिएट अवेयरनेस थ्रू गवर्नमेंट बॉडीज, स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड डिफरेंट एनजीओ। अब देखिए, हमें जो है अवेयरनेस इंक्रीज करनी है, लोगों को अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है, तो उसमें ना सबका पार्टिसिपेशन चाहिए। उसमें ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति के द्वारा वो काम हो जाएगा या सिर्फ गवर्नमेंट के द्वारा वो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसके लिए गवर्नमेंट बॉडीज की हेल्प लगेगी, है ना। उसमें स्कॉलर्स जो होंगे, साइंटिस्ट जो होंगे, डिफरेंट एनजीओज होंगे, सब मिलके हेल्प करेंगे, सब नॉलेज गेन करेंगे और लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। तभी पब्लिक अवेयरनेस लोगों में जो है एक तरीके से जागरूकता आ पाएगी। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन और अवेयरनेस आ, अब ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के क्या हैं, या किस तरीके से हम लोगों को एक तरीके से अवेयर जब करेंगे तो उन्हें क्या बताएं। तो पहला है इसमें क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल। सबसे पहले हमें इस तरह की अवेयरनेस क्रिएट करनी है जिससे लोगों को ये पता लगे कि एनवायरमेंट के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स है ना। एनवायरमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनका रूट कॉज क्या है, उनका सॉल्यूशन क्या है। अगर इस तरीके से लोगों को अवेयर करेंगे तो हम अपने एनवायरमेंट को क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड है मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। लोगों को मोटिवेट करना है ताकि वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट के प्रोग्राम में इजीली क्या कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें। थर्ड है टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद ह्यूमन एक्टिविटीज। फिर हम जितनी भी एक्टिविटीज करते हैं अर्थ के ऊपर, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण इकोलॉजी के अंदर, एनवायरमेंट के अंदर, इकोलॉजी नहीं, एनवायरमेंट और इकोसिस्टम के अंदर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका रूट कॉज फाइंड करना है ना। तो देखिए, जब तक रूट कॉज पता नहीं चलेगा तब तक हम एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर भी तभी मेडिसिन देते हैं जब उन्हें एग्जैक्ट डिजीज का रूट कॉज पता चल जाता है। तो हमें भी अपनी जो भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनका रूट कॉज पता करना पड़ेगा जिसके बेस पे हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते। देन टू नो अबाउट द डिप्लीटिंग नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स कंजर्वेशन। हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो एक दिन खत्म हो जाएंगे, तो हम उनको कैसे बचाएं, उनका कैसे यूज करें, कैसे कंजर्वेशन करें। इस तरह की नॉलेज हमें शेयर करनी पड़ेगी, खुद भी अवेयर होना पड़ेगा और लोगों को भी अवेयर करना पड़ेगा। फिफ्थ, to gain the knowledge of the sensitivity of our environment and its related problems। एनवायरमेंट के प्रति हम लोग सेंसिबल बने, है ना। एनवायरमेंट के प्रति जितना ज्यादा हम सेंसिटिव और सेंसिबल बनेंगे
उतना ही ज्यादा हम अपने एनवायरनमेंट को क्या कर पाएंगे, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। नाउ मोड्स ऑफ अवेयरनेस क्या है? मोड्स ऑफ अवेयरनेस का मतलब है कि ऐसे कौन से मेथड हैं जिनकी वजह से जिनकी हेल्प से हम लोगों को क्या कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, है ना, उनमें जागरूकता फैला सकते हैं। तो पहला माध्यम तो हमारा क्या है, मीडिया है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म्स, posters, exhibition, etc. We can aware the people for environmental protection. टेलीविजन, रेडियो, न्यूज़पेपर, फिल्म, पोस्टर, एग्जीबिशन, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोगों को अवेयर करने का काम कर सकते हैं। दूसरा, हम जगह जगह सेमिनार्स और वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करके लोगों को एनवायरनमेंट की जानकारी दे सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, जो एनवायरमेंटल साइंस सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर क्या कर दिया जाए, उसको कंपलसरी कर दिया जाए। तो बेसिकली ये हमारे इंडिया में तो ऑलरेडी कंपलसरी है, लेकिन ऑल ओवर वर्ल्ड में सभी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस सब्जेक्ट को कंपलसरी पढ़ाया जाए। ठीक है। फोर्थ है, बाय एजुकेटिंग पीपल इन देयर लोकल लैंग्वेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी हम किसी व्यक्ति को अवेयर करने का, जागरूक करने का, कुछ इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं, तो हम कोशिश करें कि उसको उसकी लोकल लैंग्वेज में, जो भाषा उसको समझ आती है, उसमें उसको समझ। अगर लोकल लैंग्वेज में उसको हम नहीं समझा रहे हैं और जिस भाषा में हम समझाना चाह रहे हैं वो उसको नहीं आती, तो हमारे समझाने का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो लोकल लैंग्वेज में अगर समझाएंगे तो उसकी बात ही कुछ और होगी और उसका इम्पैक्ट जो होगा बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट तो अपना काम कर ही रही है टाइम टू टाइम, और क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस एनवायरमेंटल एजुकेशन इन रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। गवर्नमेंट जो होती है वो मतलब काम तो कर ही रही है ना, अपने लेवल पे प्रयास कर रही है गवर्नमेंट भी, रूल्स एंड रेगुलेशन भी बना रही है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन पब्लिक अवेयरनेस के लिए जैसे गवर्नमेंट अलग अलग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाती है, तो उन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के साथ एनवायरमेंटल एजुकेशन को भी क्लब कर दिया जाए, मिला दिया जाए। कि अगर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कहीं चल रहा है, कहीं एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, या एडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड कोई प्रोग्राम चल रहा है, तो उसके साथ लोगों को एनवायरमेंटल एजुकेशन भी दी जाए जिससे लोग अवेयर हो। Finally, the people should be approached to understand, conserve and manage the environment and its resources. जब हम लोगों को अवेयर करने जाएं, लोगों से अप्रोच करें, है ना, तो हम उनको एनवायरनमेंट की जानकारी दें, कैसे रिसोर्स का कंजर्वेशन करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वो जानकारी हमें भी होनी चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें, तो ये जो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है बेसिकली ये अवेयरनेस के लिए पढ़ाया जा रहा है, ताकि जब आप अवेयर हो जाओगे तो आप अपने आसपास के लोगों को भी क्या करोगे, अवेयर करोगे, है ना। और ये एक फिर क्या है, एक जो है, सभी लोग अवेयर हो जाएंगे तो वो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ क्या करेंगे, अपना एक रोल प्ले करेंगे, जिससे हमारा एनवायरनमेंट क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। अल्टीमेटली वी शुड नॉट forget that preservation of environment is most necessary for survival of living beings on the earth. अगर हम अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करेंगे तो ही हम अर्थ के ऊपर सर्वाइवल कर पाएंगे, और बाकी के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी तभी अर्थ के ऊपर सर्वाइवल कर पाएंगे। तो जागरूकता, आज की डेट में जागरूकता का बहुत बड़ा रोल है, पब्लिक अवेयरनेस का बहुत रोल है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, है ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, और जिनको जरूरत है उनके साथ शेयर भी करें, है ना। तो चैनल का नाम याद रखिए, लर्न विद राजीव। थैंक यू।